और इंडिया न्यूज पर इस इलेक्शन की महाकवरेज जारी है। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं कि इस बार क्या वाकई बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करवा दूं। प्रेम शुक्ला, लीडर बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरनाथ अग्रवाल, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अनुज गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट, जयशंकर गुप्ता हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो से बने हुए हैं। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी बने हुए हैं। राणा सर, सबसे पहला सवाल आप ही से ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या वाकई बीजेपी को मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार वाकई चुनाव लड़ रही है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके सवाल से प्रेम शुक्ला भाई बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी तो ही होगी, लेकिन कांग्रेस ने बहुत मजबूती से अपनी तैयारी की है। कांग्रेस का कैंपेन अच्छा रहा है, राहुल गांधी के सवाल अच्छे रहे हैं, जातीय समीकरण उन्होंने साधा है वो बेहतर है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अगुवाई में पहली बार कांग्रेस जब आगे बढ़ेगी तो ये पहला मोर्चा है। इस पहले मोर्चे पर तैयारी कांग्रेस की बेहतर लग रही है। अब आज की तारीख में ठीक है कि सौराष्ट्र में और दक्षिण गुजरात में मतदान है और ये वो गढ़ है जहां की जो बड़े और बुनियादी सवाल हैं वो सबसे ज्यादा असर करेंगे। पटेलों के आरक्षण का मामला, पटेल बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में हैं। कारोबारियों को जीएसटी ने कितना असर डाला है और जीएसटी से कारोबारी कितने नाराज हैं। रोजगार टूटा है, छूटा है तो उसका असर कितना है। बाजार मंदा रहा है, उसका असर कितना है। किसानों के सवाल अपनी जगह पर हैं, उसका असर कितना है। तो यह सब कुछ इस बार के चुनाव में साफ हो जाएगा, जो पहले दौर का है और लगभग आधी सीटों पर है, 89 सीटों पर है। तो विधानसभा की जो आधी हैसियत है उतनी सीटों पर यह मतदान हो रहा है। और कांग्रेस की तैयारी, आपका सवाल है, कांग्रेस की तैयारी बेहतर रही है। बीजेपी चूंकि वहां 22 साल से है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना, मैं बार बार कहूंगा, एक बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों के बीच में एक बड़ा फैक्टर है और बीजेपी के लिए अगर संजीवनी का कोई काम करेगा, बीजेपी के लिए अगर ताकत कोई बहुत बड़ी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जयशंकर सर, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बात हो रही है कि इस बार सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी के लिए है तो ये देखने की है कि जो 16% पाटीदार हैं गुजरात में वो किस तरफ वोट करते हैं? क्या वो वाकई हार्दिक पटेल के साथ हैं और ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग 2000 से गुजरात के चुनाव को कवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं हो रही है, 22 वर्षों की उपलब्धियों की कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि आप, सवाल पूछा जा रहा है कि आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चुनाव गुजरात पे हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि आप अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एक अलग ढंग का माहौल बन गया है पूरे के पूरे माहौल में। और देखिए, कांग्रेस तो हर बार चुनौती देती थी, मतलब कभी ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने चुनौती नहीं दिया, लेकिन हर बार हार जाती थी। इस बार की चुनौती महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि इस बार जो पाटीदार हैं, जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे, इवन जब केशुभाई पटेल को अपमानित किया गया भारतीय जनता पार्टी में, तब भी पाटीदारों का बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ गया था। इस बार पहली बार जो है, आप देखिए कि उन्हीं इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में मैदान खाली है, कुर्सियां खाली हैं। अमित शाह जी की रैलियों में मैदान खाली है, जबकि हार्दिक पटेल जिसको बदनाम करने की सारी कोशिशें की गई, तमाम तरह की सीडी लाई गई, तमाम तरह से कहा गया कि इसने पाटीदारों को बेच दिया, हर तरह से किया गया, लेकिन हार्दिक पटेल की रैलियों में कहीं 50,000 तो कहीं 1-1 लाख लोग खड़े हो रहे हैं, सड़कें पट जा रही हैं मोटरसाइकिलों से। और यानी कि सर आप कह रहे हैं कि वाकई बहुत ज्यादा असर है इस नहीं, सिर्फ यही नहीं, मतलब आप देखो ना, जिस तरह से दलित थे, दलित भी रहे हैं, बड़ा फैक्टर रहा है दलित में। दलितों की चमड़ी उधेड़ दी गई इसी गुजरात में, इसी गुजरात मॉडल में। वो मरे हुए डांगर की खाल का धंधा करते थे, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। आज जिग्नेश मेवानी उसका नेता बनकर उभर गया। पिछड़ी जातियां जो भारतीय जनता पार्टी साथ रहती थी उस समय तक, नरेंद्र मोदी के कारण भी रहती थी। अनुज जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? किस बात से कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस को गुजरात दिला पाएंगे? जो गुजरात उनके पिता के समय 1990 में कांग्रेस के हाथ से निकल गया, दोबारा अभी तक नहीं आया। जिस गुजरात को उनकी मां 20 साल की कांग्रेस अध्यक्षी के दौरान कभी नहीं जीत पाई, क्या राहुल गांधी वो दिला पाएंगे? यदि दिला पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और अपने पिता और अपनी मां से बड़े नेता माने जाएंगे। और मुझे लगता है कि सारा चुनाव सूरत और अहमदाबाद शहरों पर जाकर के टिक जाएगा। सूरत में पिछले विधानसभा चुनाव में सूरत जिले में बीजेपी की लीड कांग्रेस पर 23% वोटों की थी और 16 में से 15 सीटें बीजेपी जीत करके गई थी। अहमदाबाद में वो लीड 25% वोटों की थी, लेकिन सूरत चूंकि जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों के आंदोलन का गढ़ बना और पाटीदार आंदोलन का भी गढ़ है, इसलिए यदि सूरत शहर कांग्रेस जीत पाती है तो वास्तव में मैं मानूंगा कि
वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकेगी। इसलिए आज की वोटिंग महत्वपूर्ण है। प्रेम जी, कुछ आरोप जिनका जिक्र जयशंकर जी भी कर रहे थे, दलितों को लेकर जो आरोप आप पर लगे, उनमें से बहुत आरोप बहुत गंभीर भी हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में जनता उन आरोपों को भूल पाएगी या फिर निर्णय ले पाएगी और आपका साथ देगी? के मामले का आरोप लगाया जाता है, उसमें दंडात्मक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की गई, स्पेशल कोर्ट गठित किया गया, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि दलितों को किसी प्रकार की विशेष नाराजगी है। और जिग्नेश मेवानी जो है, जिस तरह से पीएफआई जो आईसिस का संगठन है, उसे जिस तरह से चंदा ले रहे हैं, गुजरात का कौन सा दलित चाहेगा कि जिसने जो है आईसिस के लोगों को से चंदा लेने वाले व्यक्ति को नेता कैसे मानेगा? तो गुजरात में दलितों को मुख्य धारा से अलग करने के लिए जिस तरह से जिग्नेश मेवानी जैसे लोग पीएफआई जैसे संगठनों से पैसा ले रहे हैं और जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, गुजरात की जनता उस हकीकत को भी जानती है। और मैं 2002, 2007, 2012 हर चुनाव को मैंने देखा है। और आदरणीय जयशंकर गुप्ता जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों ने हर बार भारतीय जनता पार्टी के हारने का प्रिडिक्शन किया है और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए हैं तो फिर उनको आत्मावलोकन करना पड़ा और विश्लेषण करना पड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 18 दिसंबर को मैं भी रहूंगा और आदरणीय जयशंकर गुप्ता जी भी रहेंगे। हम चाहेंगे खाली कुर्सियां दिखाने का जो एक ट्रिक चलती है कि जब सभा शुरू होने के पहले कुछ खाली कुर्सियों की फोटो जो है खींच ली जाए और चलाया जाए, तो खाली कुर्सियां जो है वो खाली कुर्सियों का जो षड्यंत्र है। जी अमरनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगली पिछली जितनी भी थोड़ा सा बहुत विराम लगवा दें तो हम बोल रहे हैं। जी बताइए। देश ने सुन लिया, आपको लगातार सुन रहा है प्रेम शंकर जी। देश आपको अब थोड़ा सा विपक्ष की आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। तो आप अभी प्रेम शंकर जी ने कहा कि अमेठी का विकास, तो इनको वाराणसी का विकास मालूम होना चाहिए। 2 नगर पालिकाएं, रामनगर आप हारे हैं, क्योटो बन रहा था, गलियां बदबू से बजबजा रही हैं वाराणसी की, वो विकास उत्तर प्रदेश वाले देख रहे हैं। गुजरात मॉडल यहीं से समझ में आ रहा है। सूरत का कल दिखाया गया है सारे चैनलों पे गंदगी का विकास, कह रहा है विकास पागल नहीं हुआ है, विकास बदबू कर रहा है। भी आपके हाथ से चला उसके बाद आप किस गर्व से? अमरनाथ जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी लगातार इलेक्शन की महाकवरेज इंडिया न्यूज पर जारी है और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या वाकई इस बार 22 साल बाद कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने वाली है कि नहीं, इस पर चर्चा जारी है। राणा सर, 10% से ज्यादा वोट स्विंग अगर हम इतिहास देखें गुजरात में तो 10% से ज्यादा वोट स्विंग देखा नहीं गया है। अगर 18% कांग्रेस के पास गया तभी बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कि इन सारे मुद्दों के साथ ऐसा करना संभव होगा कांग्रेस के लिए? पिछली जो 3-4 विधानसभा के चुनाव रहे हैं उसमें 10% का मार्जिन रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट प्रतिशत का अंतर रहा है वो 10% के आसपास का रहा है। बीजेपी का जो अपना कैलकुलेशन है उसको लगता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके पास 60% वोट था। सभी 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी के हिस्से में थी। विधानसभा चुनाव जो 2012 के हुए थे उसमें उसके पास 48% वोट था। 12% का स्विंग जो था वो बीजेपी के हक में लोकसभा चुनाव में आ गया। उस 60% में अगर कांग्रेस 12-13% का धक्का मारती है उसके बाद ही कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत होगी, यह आंकड़ों की बात है। लेकिन जब मुद्दे मजबूत होते हैं, लोगों के बीच माहौल मजबूत होता है तो वोट स्विंग होता है। 18% 1965 के बाद 18% से ज्यादा स्विंग कभी भी हुआ ही नहीं। इसलिए कांग्रेस आंकड़ों के लिहाज से इस तरह से अपने आप को मजबूत नहीं देख सकती है। लेकिन जब माहौल होता है और किसी भी सरकार या व्यवस्था के खिलाफ लोगों का मूड होता है तो फिर यह सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। जो दिक्कत कांग्रेस के साथ आएगी, मुझे लगता है कांग्रेस ने जातीय समीकरण को साधा। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के गुजरात से हटने के बाद वहां जो आंदोलन खड़ा हुए, असंतोष पनपा, उसका फायदा उठाया है। लेकिन कांग्रेस की जो अभी कमजोरी है वो सांगठनिक ढांचे की है। बूथ पर जो पोलिंग स्टेशन है वहां आपका आदमी लोगों को वोट में तब्दील करा पाए, इसके लिए जरूरी ढांचा होता है। वो ढांचा अभी गुजरात में इतना मजबूत कांग्रेस का नहीं है। यहां कांग्रेस मार खा सकती है। अनुज जी, ये बताइए कि अभी सर कह रहे हैं कि सांगठनिक जो ढांचा है कांग्रेस का वो बहुत ही कमजोर है और शायद इसलिए बहुत ही कमजोर नहीं, कमजोर है, बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी दिक्कत है इस बार कांग्रेस को, इसलिए भी डर लग रहा है क्योंकि अगर इस बार, हालांकि ये थोड़ा प्रीमेच्योर क्वेश्चन है,
अगर इस बार कांग्रेस की हार हो जाती है तो क्या ऐसा मान लिया जाएगा कि देश से सफाया होगा कांग्रेस का? नहीं, देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत तो मोदी जी नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो 98% क्रिश्चियन स्टेट है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि चर्च वहां हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहता है। इसलिए वो एक राज्य कांग्रेस के साथ रहेगा, भाजपा के साथ नहीं जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत तो मोदी जी नहीं कर पाएंगे। जी, क्या अमरनाथ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भीड़ आई है वो वोट में आज तब्दील हुई है। पहले तो दूसरी बात ये हो रही कि पंजाब आप देखिए क्लीन स्वीप किया था, बिहार गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, बेईमानी से सरकार बनी। दिल्ली में आप पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। इसलिए वोट स्विंग कब कहां चला जाए, आप पार्टी के क्या वोट थे? जब पब्लिक आज चुनाव लड़ा रही है गुजरात में कांग्रेस को, पब्लिक सड़कों पे खड़ी है। अभी जैसा जयशंकर जी ने कहा था कि भीड़ मोदी जी की सभाओं में नहीं है, वो आप भी देख रहे थे सर। लेकिन यही बात की जा रही है सर, यही बात की जा रही है कि सोशल एक्टिविस्ट होना और भीड़ जुटाना और इस तरह से सड़क पर लोगों का आना अलग चीज है और इन सारी चीजों को, मुद्दों को वोट्स में ट्रांसलेट करना अलग चीज है। कारक कई होते हैं, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर आज सड़कों पे है। ऊना में पिटाई हुई है, सोशल मुद्दा नहीं था। कर्मयोगी अपने किताब में मोदी जी ने लिखा है एससी का आरक्षण खत्म करने के लिए। जनता उसके लिए ये दल चिंतित है। ओबीसी को आरएसएस मोहन भागवत नहीं चाहते कि आरक्षण मिले, ओबीसी इसलिए चिंतित है। आज सड़क पे है। किसान की आज जमीन का हक छीनने की बात आते ही इन्होंने करी थी। एमएसपी उनको दिया नहीं, किसान खेती कम कर रहा है, वो अपने जीवन के लिए चिंतित है, वो सड़क पे है। युवा बेरोजगार है, वो अपने जीवन के लिए चिंतित है। सारे उद्योग बंद है, 60,000 एमएसएमई बंद है, 60,000 एमएसएमई बंद है, नोटबंदी और जीएसटी के। प्रेम शुक्ला जी, मोटे तौर पर कांग्रेस की जो उम्मीद है वो तीन बातों पर टिकी हुई है। पहला कि पाटीदार आपसे टूटे, वो हार्दिक के साथ या कांग्रेस के साथ खड़ा हो। दूसरा, जीएसटी की वजह से जो नाराजगी है कारोबारियों की, वो नाराजगी कांग्रेस के हक में वोट में तब्दील हो। और तीसरा, जो नरेंद्र मोदी के वहां 3.5 साल ना रहने की वजह से जमीन खाली हुई है, असंतोष पनपा है, वह भी कांग्रेस के हक में हो। लगता है आपको ये तीनों मामले या तीनों मुद्दे जो है बीजेपी के नुकसान दे हैं। निरंजना ज्योति ने कहा क्या क्या बयान दिए, रामजादे हरामजादे, किसको इन्होंने निकाला? ये मुद्दे बनाते हैं सिर्फ विकास। प्रेम जी, आपको मेरी आवाज आई? नहीं, मुझे आपकी आवाज है, लेकिन बीच में जो चौक सभा चल रही है, नहीं, आप में आपके सवाल नहीं सुन पाया। मैंने प्रेम ये कहा कि कांग्रेस कर रहे हैं आपके टेलीविजन पे। मैंने जरा मुझे प्रश्न दोहराएंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो तीन बातों पर उम्मीद कर रही है और बीजेपी के हारने की वजह टटोल रही है। पाटीदार उसके साथ आएगा, वो हार्दिक और कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, कोई नाराज है। कारोबारी जीएसटी की वजह से बिखरा पड़ा है, वो उसके साथ खड़ा होगा। और नरेंद्र मोदी के ना रहने की वजह से 3.5 साल वहां जो असंतोष पनपा है, वो कांग्रेस के हक में होगा। यह आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वाकई नुकसानदेह होगा? देखिए, दो चीजें। कांग्रेस हमेशा जात की राजनीति करती है, भारतीय जनता जाति की राजनीति न करने के आप धर्म की करते हैं करती है। और गुजरात की जनता में जो देख रहा हूं पंक्तियों में जो खड़ी है, वहां पर वोट देने के लिए, वहां पर भी लोग विकास की बात कर रहे हैं, जात की बात से वो मुक्त होना चाहते हैं। एक दूसरी बात, हार्दिक पटेल के पिताजी कांग्रेस में साल भर पहले से है। हार्दिक पटेल किसकी कठपुतली है, लोगों को ध्यान में है। और पाटीदार समाज के लिए 1985 से लेकर 1995 तक पाटीदार समाज का किस तरह से उत्पीड़न किया, अभी भी उनकी बुजुर्ग पीढ़ी भूली नहीं है। किस तरह से खाम के माध्यम से पाटीदारों का शोषण किया गया, लेकिन भी गुजरात के पाटीदार भली बात जानते हैं। इसलिए पाटीदार प्रेम जी, एक बड़ा सच ये है कि हार्दिक की रैलियों में भीड़ उमड़ी है और नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ उस तरीके की नहीं रही है जो बीजेपी उम्मीद करती रही है। यह सच नहीं है क्या? व्यवसायी समाज ने, ट्रेडर्स ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया, वो बहुत साफ संकेत दे रहा है कि ट्रेडर जानते हैं कि जीएसटी को लेकर जो है कुछ उनकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान करने की दिशा में जीएसटी में लगातार सुधार किया गया और जीएसटी जो है वो कांग्रेस का ही प्रस्तावित किया गया था। उसमें तो राहुल गांधी ने को भी 18% देश के ऊपर, और वो एक जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की थी। चलिए दोबारा इस चर्चा पर लौटे।